अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीर जां की एपिसोड 8 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 8 की तरफ चलते हैं। हाला यूसुफ अलमीर ने अपनी आवाज़ दूर खाई से आती महसूस की थी, जबकि आंखें साक्षी उसकी काली स्याह बड़ी आंखों पर जमी थीं। हाँ, ये वही आंखें थीं। इन आंखों को वो कैसे भूल सकता है? सबसे खूबसूरत ये आंखें ही तो थीं जो उसके चेहरे पर उसे पसंद थीं। बाकी तो उसमें कुछ खास ना था, और आज वो आंखें काजल से सजी बेहद खूबसूरत लग रही थीं। अलमीर ने उसकी आंखों से नजरें हटाते उसके भरे भरे गालों को देखा था, जो आज भी वैसे ही थे। उसके छोटे से होंठ जो किसी फूल की पत्तियों की तरह चेहरे पर सजे थे। बाल जो हर वक्त चुटिया में कैद रहते थे, वो आज किसी काली घटा की तरह कमर पर छाए हुए थे। उसके बाल इतने हसीन थे, जबकि साड़ी में उसका वजूद खूबसूरती से तराशा हुआ शाकार लग रहा था। वो इतने खूबसूरत फिगर की मालिक थी। अलमीर ने हाला यूसुफ को ऐसा कभी नहीं देखा था, जबकि हर बार सादा से कपड़ों में रहने वाली हाला यूसुफ आज उसके सामने आतिश पेशां बने खड़ी थी। वो कैसे यकीन करता इस बात का कि सामने खड़ी लड़की वही है जिसको वो ठुकराकर उसका मजाक उड़ाकर गया था। क्या उसने इस हुस्न का मजाक उड़ाया था उस दिन? क्या ये वही थी जो एहसास कमतरी में डूबे खुद को छुपा कर रखती थी? क्या वो ये खूबसूरती छुपाती थी? अलमीर बेयकीनी से उसे देख रहा था, जबकि उसके बरअक्स हाला नूर की आंखें उसकी आंखों पर जमी थीं। वो बेतासुर चेहरा लिए उसे देख रही थी। क्या क्या जहन के पर्दों पर नहीं रह रहा था? वो असियत, वो बेइज्जती, वो कर्ब, वो धोखा, वो झूठी मोहब्बत, वो उसका अपनी माँ का भरोसा तोड़ना, वो साद का और उसका निकाह, और वो उसकी शादी के बाद की जहन्नुम नुमा जिंदगी। इस सब का कसूरवार सामने खड़ा वो शख्स था जिससे कभी उस लड़की ने बेपनाह मोहब्बत की थी। हाला ने उसकी नजरों के अलावा कुछ नहीं देखा था, जिनमें बेतहाशा बेयकीनी थी। सनशाइन उसके वजूद को इस आवाज ने बुरी तरह झंझोड़ा था। वो पलटकर जरमान को देखने लगी। चेहरा इतना बेतासुर था जैसे ना अलमीर पहचान पाया था और ना सामने खड़ा जरमान। जरमान उसके चेहरे की तारीकी देखते उसके करीब गया, जबकि आलियान तो वहीं खड़ा अपनी माँ का चेहरा देख रहा था खामोशी से। सनशाइन, आर यू ओके? वो धीमे लहजे में पूछने लगा। जरमान ने देखा ही नहीं था कि वो कहाँ खड़ी थी, किससे बात कर रही थी। उसे तो बस ये चांद मुरझाया हुआ लगा था जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद था। हम ठीक है मान, वो खुद पर काबू पाते मुस्कुराकर बोली, और फिर जरमान के हाथ पर हाथ रखते वो उसे वहां से दूर ले गई जहां आलियान खड़ा इन्हीं को देख रहा था, जबकि जरमान तो सत्ते में आ गया था। हाला नूर ने जरमान का हाथ थामा था। वो सांस रोके उसे इसके साथ खींचा चला गया था कि आज तक उस लड़की ने उसका हाथ नहीं थामा था, तो अब वो कैसे साकिन ना होता। जबकि अलमीर जो हाला यूसुफ के चेहरे को देखने में मगन था, उसे झटका लगा था जब किसी ने उसे सनशाइन पुकारा था, और उससे बड़ा झटका तब लगा था जब वो उसका हाथ थामकर वहां से चली गई थी। वो कौन था? क्या वो उसका शौहर था? तो क्या हाला यूसुफ ने शादी कर ली थी? लेकिन वो तो उससे मोहब्बत करती थी। अलमीर के अंदर से आवाजें आई थीं। उसकी रूह ने उसे झंझोड़ कर सवाल किए थे, लेकिन लफ्ज मोहब्बत पर वो दम साध गया था। मोहब्बत वो तो हाला यूसुफ ने की थी उससे। अलमीर सिकंदर ने तो कभी उससे मोहब्बत नहीं की थी, बल्कि उसके सीने से दिल नोच कर अपने कदमों में फेंका था। वो किस दिल के साथ जिंदगी गुजारती, किसका सहारा तो चाहिए था उसे। अलमीर वजाहत जाम खड़ा अपनी जगह पर सामने खड़े वजूद को देख रहा था। उसके सामने से हाथ में थमा वो गोरा हाथ, इन दोनों हाथों के रंगों में अच्छा खासा फर्क था। अलमीर ने नजर ऊपर उठाते उस शख्स को देखा था, बेतासुर चेहरे से, जो चेहरे पर बेतहाशा फिक्र मोहब्बत समेत हाला यूसुफ को देख रहा था। वो शख्स बहुत हसीन था। लंबा चौड़ा वजूद, घने ब्राउन बाल, सुर्ख सफेद रंगत। वो अलमीर सिकंदर को अपनी टक्कर का लगा था। तो क्या हाला यूसुफ का शौहर इतना खूबसूरत था? अलमीर के दिल ने उससे सवाल किया था। तो अगर इन दोनों का जोड़ बन सकता था, तो उसने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि उसका और हाला यूसुफ का भी जोड़ बन सकता था? अगर वो खेल ना खेलता और सच्चे दिल से वो रिश्ता निभाता, तो आज वो भी हो सकता था उस शख्स की जगह, और हाला यूसुफ उसके साथ भी इतनी ही जच सकती थी जितनी उसके साथ लग रही थी। लेकिन अलमीर वजाहत सिकंदर तो था बला का मगरूर। वो अपने सामने हाला यूसुफ को निहायत निचले दर्जे का कमतर इंसान समझता था। उसके सामने तो वो कुछ भी नहीं थी, वो तो बहुत हसीन मर्द था। तो फिर हाला यूसुफ को वो कैसे अपने लिए पसंद कर सकता था? अलमीर के दिलो दिमाग ठहर गए थे। वो हमेशा की तरह माजी की जंजीरों में जकड़ा जा चुका था, जबकि नूर जो बेध्यानी में जरमान का हाथ थाम गई थी, अब उसका हाथ छोड़ चुकी थी। जरमान कि अचानक लगा था कि जैसे उसकी दुनिया खाली हो गई हो। मामा, आर यू ओके? व्हाट हैपेंड? आलियान ने माथे पर बल डाले सवाल किया, तो नूर ने खुद को कंपोज किया और मुस्कुराई। जी हाँ हमारी जान, हम बिल्कुल ठीक हैं। आए हम आपको यारम अंकल से मिलवाएं।
वो आपको बहुत मिस कर रहे थे। नूर ने उसका हाथ थामा और यारम की तरफ बढ़ गई, जबकि जरमान भी उसके साथ साथ चल दिया। कैसे हैं मिस्टर सुल्तान आप? नूर ने मुस्कुराते पूछा तो वो सर अस्पात में हिला गया। मैं ठीक हूँ नूर, तुम कैसी हो? यारम ने पूछा तो वो भी मुस्कुराती सर अस्पात में हिला गई, जबकि यारम ने जरमान को हग किया। कांग्रेट्स मिस्टर सुल्तान, जरमान ने मुस्कुराते मुबारकबाद दी तो यारम भी हल्का सा मुस्कुराया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम लिटिल चैम्प, यारम ने झुकते आलियान से कहा तो वो भी मुस्कुराता अपनी बाहें ऊपर की तरफ उठा गया तो यारम ने उसे खींचते गोद में उठा लिया। वालेकुम अस्सलाम यारम अंकल, आई एम फाइन, अली ने मुस्कुराते पूछा तो यारम भी गहरा मुस्कुराया, जो वो अक्सर कम ही मुस्कुराता था। आपका स्कूल कैसा जा रहा है? मैंने सुना है आप अपनी अम्मी को बहुत तंग करते हैं। यारम ने आंखें छोटी करते उससे पूछा तो वो रुहान से लहजे में गर्दन घुमाते नूर को देखने लगा, जो हल्की सी मुस्कान के साथ उसे ही देख रही थी। मॉम सीरियसली, आपने इनसे भी मेरी शिकायत लगा दी? आप सबको मेरी कंप्लेन करती रहती हैं। आलियान के कहने पर नूर मुंह खोले उसे देखने लगी। हमने इनसे कुछ नहीं कहा, आप ही हैं जो हमें मीटिंग के बीच में कॉल करके डिस्टर्ब करते हैं ना, इसी से पता चलता है इन्हें। नूर ने सफाई पेश करना जरूरी समझा। यारम अंकल, आई एम अ गुड बॉय और मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनूंगा या फिर मान के जैसा, आप दोनों मेरे आइडियल हैं। आलियान ने गर्दन घुमाते जरमान को मोहब्बत से देखा तो वो भी आंख मारते उसे मुस्कुराकर देखने लगा। आई नो आलियान, मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यारम ने उसका गाल चूमते उसे नीचे उतारा तो वो भी खुलकर मुस्कुराने लगा। मिस्टर यारम सुल्तान गौरी। यारम एक तरफ खड़ा किसी से कॉल पर बात कर रहा था जब उसे पीछे से किसी लड़की की खूबसूरत आवाज आई। वो पलटा तो सामने ही वही आतिश फिशा रूप धारे अर्शिया असमंद राना खड़ी थी। वो उसे देख चौंका लेकिन जाहिर होने ना दिया। चारों तरफ नजर घुमाई, वो पूल की साइड खड़ा था जहां पर कोई नहीं था, जबकि ग्लास वॉल के उस पार सब पार्टी में मगन थे। उसने फिर नजर फेरकर अर्शिया को देखा जो हल्का सा मुस्कुराकर उसी को देख रही थी। वो आप यहाँ अकेले खड़े थे तो मैंने सोचा आपको कंपनी दे दूं। अर्शिया ने एक नजर उस हड्डी पर डालते फिर नजर उठाकर यारम की आंखों में देखकर कहा, सॉरी मिस राना, लेकिन इस तरह आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप अंदर मेरा इंतजार भी कर सकती थी। यारम ने माथे पर एक बल सजाए कहा तो अर्शिया की मुस्कुराहट सिमटी। अंदर आप अवेलेबल ही कब हैं, इसलिए आपको अकेले देखा तो सोचा आपसे बात करने चली आऊं। अर्शिया को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन कंट्रोल करते जवाब दिया, जबकि यारम खामोशी से उसे देखे गया। वैसे कंग्रेचुलेशंस, कल मैं कह नहीं सकी थी, कल इन आंखों ने कुछ कहने नहीं दिया था। अर्शिया ने अव्वल लफ्ज मुस्कुराकर कहे, जबकि आखिर में उसकी आवाज खुद ब खुद धीमी हो गई थी। मुस्कुराहट सिमट गई थी, जबकि नजरें अभी तक उसकी नीली सर्द नजरों पर बेलगाम टिकी थीं। यारम खामोशी से माथे पर एक बल सजाए उसे सुन रहा था। आपको नहीं लगता आप कंपनी को हमारे ब्रांड से हाथ मिला लेना चाहिए? अर्शिया ने उसे खामोश देख फिर कहा था। संजीदा आंखें उसकी घनी दाढ़ी में छुपे होंठों पर टिकी थीं, जबकि यारम अब भी खामोशी से उसे ही देख रहा था। आपको काफी फायदे हासिल हो सकते हैं इससे। हमारे ब्रांड का एक नाम है, मैं पाकिस्तान की टॉप मॉडल में से हूँ, बहुत खूबसूरत भी हूँ, आउट ऑफ कंट्री में शोज के लिए जाती रहती हूँ। आपकी कंपनी को काफी फायदा हासिल हो सकता है इससे, और फिर हमारे जरिए आपकी मजीद प्रमोशंस हो सकती हैं। अर्शिया ने मुस्कुराकर अपनी क्वालिटीज गिनवाई कि शायद वो इसे कन्विंस कर सके। मिस राना सॉरी, लेकिन मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यारम ने तंजिया उसे कहा और सर तासरात लिए वहां से जाने के लिए मुड़ गया, जबकि अर्शिया वहीं खड़ी खड़ी शर्मिंदा हो गई। उसका चेहरा अहानत से सुर्ख हुआ था। वो खुद को तो ऑफर नहीं कर रही थी जो वो उसे ये कह रहा था, व्हाट डू यू मीन, आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है? अर्शिया की आवाज मामूल से बढ़कर थोड़ी तेज हुई, वो तप गई थी उसके जवाब पर, जबकि यारम जो जाने के लिए मुड़ चुका था उसकी आवाज फिर पलटा। जो आपने कहा था मैंने उसी का जवाब दिया है आपको, यारम ने कंधे उचकाते स्पाट लहजे में कहा। मैं आपसे अपनी कंपनी से डील के बारे में बात कर रही थी। अर्शिया ने गुस्से से सफाई दी। ओह सॉरी, मुझे लगा शायद आप इस डील के बारे में बात कर रही हैं। यारम ने उंगली से उसके वजूद पर ऊपर से नीचे तक इशारा किया तो अर्शिया का गुस्सा सातवें आसमां पर पहुंचा। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह कहने की? अर्शिया तेज आवाज में बोली। जिस तरह आपकी हिम्मत हुई इस तरह अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने की। वो उसे कहते फिर पलट गया। यारम, ये मेरी प्रोफेशन है, मैं इस तरह का काम करती हूँ। अर्शिया ने गुस्से से उसका बेतकल्लुफी से नाम लेते अपना जुमला मुकम्मल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट कॉल मी यारम, ना मैं आपसे फ्री हूँ ना आप मुझसे, तो जरा तमीज से मेरा नाम लें। और दूसरी बात, आपका प्रोफेशन कोई भी हो, लेकिन अगर आपको खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपने प्रोफेशन के लिए तो यारम सुल्तान के पास कभी मत आइएगा, बिकॉज आई हेट दिस। यारम भी कब से उसकी तेज आवाज बर्दाश्त करते गुस्से से पलटा और उसकी तरफ कदम उठाते सर्द आवाज में बोला कि वो उसके कदम उठाने से खुद ब खुद अपने कदम पीछे ले गई। अर्शिया का चेहरा सुर्खी के एहसास से सुर्ख हो चुका था। वो तो इतना बड़ा नाम थी, चलता फिरता खुद का एक ब्रांड थी, लोग उसे जानते थे, पहचानते थे, लेकिन सामने खड़े शख्स ने उसे और उसके प्रोफेशन को दो कूड़ी का कर दिया था। मिस्टर यारम सुल्तान,
آپ مجھے اس طرح سے انسلٹ نہیں کر سکتے۔ عرشیا کی آنکھیں ہلکی ہلکی جھلملانے لگی تھیں۔ وہ اس کے روب کے سامنے کچھ کہہ نہ سکی تھی، اس لیے اس بار نرم آواز میں بولی۔ یارم نے اس کی آنکھوں کو دیکھا جو پانی تیرنے کی وجہ سے ہلکی سی چمکی تھی۔ مس رانا، شاید آپ ابھی تک یارم سلطان کو جانی نہیں ہیں۔ آپ کی اس آفر کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یارم سلطان آپ کے پورے برانڈ کو ایک جھٹکے میں برباد کر سکتا ہے اور آپ مجھے پروموٹ کریں گی۔ یارم نے پہلے سے بھی سرد آواز میں کہا تو نظریں اتنی سرد تھیں کہ عرشیا برف سی ہونے لگی تھی۔ وہ واقعی کسے یہ آفر کر رہی تھی؟ کیا آفر کر رہی تھی؟ بنا یہ سوچے وہ یہاں چلی آئی تھی۔ اسے تو بس امپریس کرنا تھا یارم سلطان غوری کو۔ اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا تو وہ یہاں چلی آئی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس طرح کہیں۔ عرشیا پھر ہلکی آواز میں بولی، آخر اس شخص کے سامنے وہ آواز بلند کیوں نہیں کر پا رہی تھی؟ وہ تو کسی سے دبنے والی شے نہیں تھی۔ آپ کو عادت نہیں ہے اس طرح کے الفاظ سننے کی۔ میں نے تو کافی کچھ سنا تھا اس پروفیشن کے بارے میں کہ کس طرح لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں۔ لگتا ہے ابھی تک کوئی غیرت مند شخص آپ سے ٹکرایا نہیں جسے آپ کو یہ احساس دلایا ہو کہ آپ نام بنانے کے لیے کیا کر رہی ہیں۔ یارم نے پھر سرد آواز میں کہا تو عرشیا کا چہرہ مزید غصے سے سرخ ہوا۔ یارم سلطان، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ اب کی بار عرشیا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ وہ پھر غصہ سے غرائی، آواز نیچے، کہا نا آئندہ اتنا کھل کر آپ میرا نام نہیں لیں گی۔ کال می مسٹر یارم سلطان۔ یارم دو قدم مزید غصے میں قریب ہوا تو وہ ڈر کر مزید پیچھے ہوئی۔ عرشیا کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ اس کے غرانے سے وہ اتنی کمزور لڑکی ہرگز بھی نہ تھی کہ یوں کسی سے ڈرتی یا دبتی، لیکن اس شخص کے سامنے وہ بے بس پا رہی تھی خود کو۔ آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی یارم سلطان، عرشیا نے انگلی اٹھاتے کہا تو یارم نے ہاتھوں کو جیب میں پھنساتے سکون سے اسے دیکھا۔ یو کین گو ناؤ مس رانا۔ یارم نے سکون سے جواب دیا تو وہ غصے سے جانے کے لیے پلٹی۔ یارم کی سرد نظروں نے اس کی پشت کو دور تک دیکھا اور پھر پلٹ گیا۔ عرشیا وہاں سے سیدھا اپنی کار میں بیٹھی تھی اور اپنی گاڑی لے جا چکی تھی سلطان مینشن سے۔ یارم سلطان نے عرشیا رانا کی تذلیل کی تھی، اس کے پروفیشن کی تذلیل کی تھی، اس کی قیمت تو اسے ہر حال میں ہی چکانی تھی۔ خانم دادو اور زیان سے ملی تھی، لیکن سلام دعا کے علاوہ تیسری بات اس نے نہیں کی تھی، جبکہ وہ لوگ بھی اسے ایسے دیکھ اداس ہو رہے تھے۔ زیان تو زید سے بھی ملا تھا اور ان دونوں کی اب تک کافی بن چکی تھی، لیکن خانم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ بیٹا زیان، صفیہ کو بلا دیں، میں بہت تھک گئی ہوں، گیسٹ روم میں جا کر ریسٹ کروں گی، دادو نے زیان سے کہا تو خانم کے کانوں میں بھی یہ بات پڑی۔ صفیہ وہاں کہیں نہیں تھی، اس لیے خانم خود آگے بڑھی اور خاموشی سے ان کا ہاتھ تھام گئی۔ ارے بیٹا خانم، تم یہیں رہو، کوئی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی، دادو نے نم لہجے میں کہا تو انہیں ایک نظر دیکھتے شفقت سے ان کا ہاتھ تھامتے انہیں لے گئی، آگے بڑھ گئی۔ کوریڈور سے ہوتے ہوئے وہ انہیں اسی روم میں لے جانے لگی جہاں ابھی وہ گئی تھی، جب ملیشا اس سے بری طرح ٹکرائی اور ملیشا کے ہاتھ سے جوس کا گلاس اس کے پیر پر گرا اور چناک سے ٹوٹا کہ خانم درد سے بلبلا اٹھی۔ کانچ لگنے سے کافی خون اس کے پیر سے نکلنے لگا تھا۔ ارے بیٹا دھیان سے چلو، کیا ہو گیا ہے؟ بچی کے پیر پر گلاس گر گیا ہے۔ ملیشا بیٹا، دادو نے پریشانی سے کہا، جبکہ ملیشا منہ بنائے اس بے وقوف لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو بلا وجہ اندھوں کی طرح اس سے ٹکرا گئی تھی۔ ارے دادی جان، میں نے ہی یہ سرمن ٹکرائی ہے مجھ سے، اور تم یو میڈ گرل، اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ دیکھ کر چلو، ملیشا غصے سے خانم کو دیکھتے بولی، جو آنکھیں میچتے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام۔ اس کے پیر میں کافی درد ہو رہا تھا، شاید کانچ اندر گھس گیا تھا۔ دادو اس کی تکلیف دیکھتے نیچے بیٹھی اور اس کے پیر پر ہاتھ لگایا تو وہاں سے گزرتا زاویار یہ دیکھتے ان کی طرف بڑھا، جبکہ خانم بھی دادو کے ہاتھ اس کے پیر پر لگتے دیکھ جھٹکے سے پیچھے ہوئی، لیکن درد سے پیر زمین پر رکھا نہ گیا اور پیچھے کی طرف گری کہ زاویار نے اچانک سے آتے اسے کمر سے تھاما۔ خانم کی آنکھیں تکلیف سے بند تھیں، جبکہ آنسو ڈھلکتے حجاب میں جذب ہونے لگے۔ زاویار نے اس سے خوبصورت منظر نہ دیکھا تھا، وہ گہری سرمئی آنکھیں اس کی بھیگی بند آنکھوں پر ٹکائے اس پر جھکا اسی کو دیکھ رہا تھا، جب پیچھے سے آواز آئی، بیبی یہ سرمن مجھ سے ٹکرا گئی اور گلاس اس کے پیر پہ گر گیا، اور یو گرل تمہیں نظر نہیں آتا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی کیا؟ ملیشا کی آواز زاویار کے کانوں میں پیچھے سے پڑی تو وہ ہوش میں آیا اور اسی لمحے خانم نے بھی اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے زاویار کو دیکھتے وہ پھر سے گرتی کہ زاویار نے اس بار اس کے دونوں بازو پکڑتے اسے سنبھالا، جبکہ ملیشا کو اس کا بار بار اس سے سرمن کو چھونا زہر لگا تھا۔ ملیشا بیٹا، یہ سرمن نہیں ہے، زاویار کی سیکرٹری ہے، اور تم ہی کانوں میں ٹوٹیاں لگائے گانے سنتی ہوئی آ رہی تھی، اس بچی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ دادو نے خانم کی سائڈ لیتے ملیشا کو سمجھانا چاہا، جو ابھی تک ماتھے پر بل ڈالے زاویار کو دیکھ رہی تھی، جو ابھی تک اس لڑکی کے بازو پکڑے ہوئے تھا۔ خانم نے معمولی سی مزاحمت کرتے اس سے ہاتھ چھڑوانا چاہا تو وہ اسے گھڑتا اور سختی سے اس کا بازو تھام گیا۔ زاوی بیبی چھوڑو اسے، یہ ٹھیک ہے، اوور ری ایکٹ کر رہی ہے بس۔ ملیشا جلدی سے آتی زاویار کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے خانم کو دیکھتے بولی، اور خانم اسے انجانی نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر مشکوک نظروں سے زاویار کو دیکھنے لگی۔
بیٹا زاویار، بچی کے پیر میں کانچ پھنس گیا ہے، اس کے پیر کی پٹی کر دے۔ دادو کی پریشان لہجے میں آواز آئی۔ زاویار اور ہانم جو ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے دیکھ رہے تھے، اسی لمحے زاویار نے نرمی سے ملیشا سے اپنا بازو چھڑوایا اور ہانم کے دونوں ہاتھ تھامتا آگے آگے چلتے اسے چلنے میں مدد دیتے کمرے میں لے کر آیا۔ ملیشا غصے سے آگ بگولا ہوئی یہ دیکھتے کہ زاویار نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کر دیا تھا، وہ غصے میں پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ دادو نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا تھا۔ پھر وہ بھی ہانم اور زاویار کے پیچھے پیچھے چلتی کمرے میں آئیں۔ زاویار نے آرام سے اسے بستر پر بٹھایا، جو پھر تکلیف سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ زاویار نے نظر بھر کر اس کے چہرے کو دیکھتے نرمی سے اس کے پیروں کو بھی اٹھاتے بستر پر رکھا۔ اس کے پیر کو دیکھا جو اوپری طرف سے کٹا تھا اور خون بہہ جا رہا تھا، شاید تھوڑا زیادہ کٹ لگ گیا تھا۔ زاویار نے ماتھے پر بل سجائے اس کے پیر کو تھاما تو وہ سسکتی اپنا پیر اسے چھڑوا گئی۔ زاویار نے اسے گھورا تو وہ معصوم چہرہ بنا گئی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی اور پھر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس کے پیر کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ زاویار نے ایک بار پھر اس کا پیر نرمی سے تھاما۔ اس کے ہاتھ اور پیر زاویار کو بہت پیارے لگے تھے، نرم اور خوبصورت۔ زاویار نے نظر اٹھا کر پھر اس کی نظروں میں دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ زاویار کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی یہاں اس کی اس ادا پر۔ دادو نے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر زاویار کے پاس رکھا تو زاویار خاموشی سے اس میں سے روئی نکالتے اس کے پیر کو صاف کرنے لگا، جبکہ ہانم سسکنے لگی تھی کہ دادو اس کے قریب آئیں۔ بیٹا ہانم، تھوڑا سا درد ہوگا بیٹا، کانچ لگا ہوا ہے نا، اندر تو ڈر نہیں، میں تیرے پاس ہوں۔ دادو اسے پیار سے بہلانے لگیں کہ زاویار نے ایک ابرو اٹھاتے ان کے پیار بھرے انداز کو دیکھا۔ ایک تو اسے چھوڑ کر اس لڑکی سے باقی سب کو ہمدردی اور محبت تھی۔ زاویار نے اس کا چہرہ دیکھتے سوچا اور پھر گہرا سانس بھرتے ایک جھٹکے سے وہ چھوٹا سا کانچ کھینچ کر نکال دیا کہ ہانم کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ زاویار نے مسکراہٹ دباتے وہ خون صاف کیا روئی کی مدد سے۔ اگر دادو نہ ہوتی تو وہ اسے کچھ نہ کچھ کہہ کر ضرور تو پاتا، لیکن یہاں وہ بھی تھیں جو اسے منہ نہیں لگا رہی تھیں کل سے، اور وجہ شاید سامنے بیٹھی یہی لڑکی تھی۔ اس لیے زاویار نے خاموشی سے وہ خون صاف کیا تھا اور پھر اس کے پیر پر پٹی کر دی۔ خیال رکھو زخم تازہ ہے، زیادہ چلو پھرو گی تو خون رسنے لگے گا۔ زاویار نے اسے نرمی سے تاکید کی تو وہ بھی خاموشی سے سنتی نظریں جھکا گئی۔ اللہ پوچھے اس ملیشا کو اندھوں کی طرح خود چل رہی تھی اور باتیں میری معصوم بچی کو سنا گئی۔ دادو نے ہانم کو سینے سے لگاتے کہا تو زاویار لفظ معصوم بچی پر گھور کر دادو اور پھر ہانم کو دیکھنے لگا جو ان کے سینے میں دب کی مسکراہٹ دباتے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ دادو کنٹرول، زاویار نے انہیں تنبیہ کیا تو دادو نے اس سے زیادہ زاویار کو گھور کر دیکھا۔ تجھے مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا نا میں تیری کچھ نہیں لگتی۔ دادو نے ہانم کے سامنے ہی اسے جھاڑ پلائی تو وہ اور ہانم آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگے، جبکہ زاویار تو بوکھلا گیا تھا۔ وہ ہانم کے سامنے اس کی عزت کا کچرا نہیں کر سکتی تھیں۔ دادو، آپ ہر کسی کے سامنے مجھے ایسے بلیک میل نہیں کر سکتی۔ زاویار نے ہانم کو سامنے بیٹھے دیکھ سنجیدہ لہجے میں دادو سے کہا تو ہانم بھی سنجیدہ ہوئی۔ اس سے پہلے وہ پھر اسے غریبی پر تانے دے اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، وہ فوراً سپاٹ چہرہ لیے وہاں سے جانے لگی تو دادو نے اسے پکڑا۔ دیکھ دیکھ، تیری انہی باتوں کی وجہ سے میری بچی اس دن کتنا ہرٹ ہوئی تھی اور اب بھی تو وہی کر رہا ہے۔ تو میرا زاویار نہیں ہے، تو بہت بدتمیز ہو گیا ہے، تو مجھ سے بات مت کرنا، اب چلا جا یہاں سے، دادو نے ایموشنل ہوتے ہوئے کہا تو زاویار آنکھیں گھما گیا، جبکہ ہانم بات بگڑتے دیکھ زبردستی اٹھنے لگی۔ اوکے انف، میں یہ میلو ڈرامہ اور برداشت نہیں کر سکتا، میں باہر جا رہا ہوں، تم بیٹھو یہیں، زاویار نے غصے سے ہانم سے کہا تو ہانم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلنے لگی جو زاویار کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ ایک ابرو اٹھاتے اسے اشارے میں وارن کرتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ جب وہ معصوم شکل بنائے دادو کے سینے سے لپٹ گئی تھی، پھر المیر ایک چیئر تھامتے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہ شاید سکتے کے عالم میں تھا یا پھر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے سامنے حالہ یوسف تھی یا پھر یہ لڑکی حالہ یوسف تھی، کیونکہ جس حالہ یوسف کو وہ جانتا تھا وہ تو ایسی ہرگز بھی نہیں تھی، لیکن جو سامنے کھڑی لڑکی مسکرا کر سب سے بات کر رہی تھی وہ وہی چہرہ تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا ہے کہ ان 5 سالوں میں وہ اس کھیل کو بھول ہی نہیں سکا تھا، یہ چہرہ اس کے دماغ سے مٹ ہی نہیں سکا تھا۔ زاویار اس کے قریب آیا جو خاموشی سے چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ اتنا خاموش رہنے والا شخص تو نہ تھا، تو پھر اسے کیا ہوا تھا؟ زاویار ماتھے پر بل ڈالے اس کے قریب ہوا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا میر، تمہیں کس نے اسٹیچو کہا ہے؟ زاویار نے اس کے قریب بیٹھے بولا۔ زاویار، وہ لڑکی کون ہے بلیک ساڑی میں؟ المیر کی نظریں سامنے کھڑی لڑکی پر تھیں۔ وہ ڈگمگائے انداز میں بولا کہ کوئی کہہ دے وہ نہیں ہے جو وہ سوچ رہا ہے، جبکہ نظریں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ نور ہے، حالہ نور، ہماری کمپنی کی لائے۔ زاویار نے اسے دیکھتے کہا کہ المیر نے خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اور وہ کون ہے اس کے ساتھ؟ المیر نے اس کے ساتھ کھڑے انسان کو دیکھ کر کہا جو واقعی بہت ہینڈسم تھا۔ وہ زرمان خان، پولیس انسپکٹر اور نور کا فرینڈ، کافی کلوز فرینڈ ہیں وہ دونوں۔ زاویار نے اسے دیکھتے بتایا تو المیر کو ایسے لگا کہ سکون کی لہر اس کے سینے میں اتری ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کیفیت کو، نہ وہ سمجھ پا رہا تھا، لیکن یہ سننا کہ وہ اس کا صرف دوست ہے
अलमीर के सीने पर ठंडी फुहार बरसा गया था। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम जानते हो नूर को? जावियार ने पलटकर उसे देखते बोला तो वो मुस्कुराया, गहरी मुस्कुराहट जो काफी देर बाद उसके चेहरे पर छाई थी। हाँ, मेरी यूनी फेलो थी, काफी चेंज हो गई है, अलमीर ने मुस्कुराकर कहा तो जावियार भी सर इस बात में हिला गया। बहुत अच्छी है नूर और काफी लॉयल भी है, ज्यादा पार्टीज में आती जाती नहीं है, मेरे ख्याल से पहली बार आई है यहाँ भी। जावियार ने अलमीर को देखकर तफसील से बताया तो वो सर इस बात में हिला गया। काफी शाय लड़की है, कॉन्फिडेंट भी जीरो है इसके अंदर, इसलिए आती जाती नहीं होगी। अलमीर पहले वाली हाला के बारे में उसे बता रहा था, जबकि जावियार शाय और जीरो कॉन्फिडेंस सुनकर उसे देखने लगा। लेकिन नूर तो शाय नहीं है, बस उसे पार्टीज पसंद नहीं है और कॉन्फिडेंस तो इसमें बहुत है। हमारी फॉरेन क्लाइंट्स के साथ कितनी डील्स हुई हैं, नूर तो हमेशा कॉन्फिडेंट रही है। जावियार उसे बताते फिर नूर को देखने लगा था, जबकि ये सब बातें सुनकर अलमीर काफी हैरान था। अब वो फिर संजीदा नजरों से नूर को देखने लगा। तो क्या वो बदल गई थी? अलमीर ने सोचा, लेकिन फिर मुस्कुराया, ये सोच करके वो आज भी सिंगल है। वो वाकई उससे बहुत मोहब्बत करती थी शायद, लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि वो किस कदर बदल गई है। और वो जिसे अपने सामने देख रहा है वो हाला नहीं है, बल्कि वो नूर है। और नूर कौन है वो अब उसे पता चलेगा। दादो, आप हमारी बात नहीं समझ रही, हमें घर जाना है, फूफो हमारा इंतजार कर रही होंगी। हानम दादो को कब से समझा रही थी, लेकिन वो उसके पैर को देखकर यही सोचे जा रही थी कि यह जख्म ताज़ा है, वो कैसे जा सकती है। नहीं बेटा, ये यारम का ही तो घर है, ना तो सना के पास रुक जा, फूफो को बता देना अपने के पैर में चोट लग गई थी। दादो ने उसे समझाना चाहा तो वो परेशानी से सोचने लगी। वो यहाँ नहीं रुक सकती थी कि वो आलिया को अच्छी तरह जानती थी, अगर यहाँ रुक गई तो वो वहाँ तमाशा खड़ा कर देंगी, फिर शायद कल वो घुसने भी ना दे इसे घर में। और वो और दादो ऐसे ही परेशानी से खामोश बैठी थी जब यारम कमरे में आया। क्या हुआ हानी, तुम्हारे पैर में चोट लगी है? कैसे लगी? यारम परेशान सा बिस्तर पर आकर बैठा और उसके पैर का मुआयना करने लगा। भाई, हम बिल्कुल ठीक हैं, हानम ने समझाना चाहा, लेकिन ये लगी कैसे? किसी वेट्रेस वगैरह से तो नहीं हुआ ना? तुम बताओ, मैं अभी क्लास लेता हूँ उसकी, यारम ने गुस्से से कहा। तो हानम परेशानी से दादो को देखने लगी। अरे बस कर यारम, तू और जावियार दोनों क्यों बेचारे मुलाजमों का खून खुश्क करके रखते हो? कुछ नहीं हुआ बच्ची को, अब वो ठीक है, दादो ने थोड़ा गुस्से में कहा तो यारम को खामोश होना पड़ा। ये तो मलीशा से हानम के पैर पर गिलास गिर गया था गलती से, इसलिए उसे इतनी चोट आ गई। दादो ने जुमला मुकम्मल किया कि यारम ने फौरन दादो को देखा, मतलब ये इस लड़की ने किया था। यारम ने गुस्से और कोफ से आंखें बंद की। वो क्या कहता अब इस लड़की को कि वो जावियार का फैसला थी, वरना वो और जावियार एक दूसरे के लिए हरगिज भी सही नहीं थे। लेकिन जावियार को कौन समझाए कि अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती, जरूरी नहीं कि वो लड़की अमीर है तो वो हर लिहाज से अच्छी हो, और कोई लड़की अगर गरीब है तो हर लिहाज से बुरी हो। तुम ख्याल रखो हानम। यारम ये कहते उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वो अब जावियार से बात करने का इरादा रखता था। भाई, मुझे घर जाना है, फूफो घर पर इंतजार कर रही होंगी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, हानम ने रोहानसी लहजे में कहा। तो यारम 2 लम्हे उसे देखता रहा। चलो ठीक है, फिलहाल तुम आराम करो, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। यारम कहते वहां से चला गया था, जबकि हानम की परेशानी अभी भी हल नहीं हुई थी। अगर उसे लेट हो गया तो वो क्या सफाइयां देगी फूफो को? वो सोचते सोचते अब बिस्तर पर लेट चुकी थी, जबकि दादो भी उसके पास ही बैठ गई थी। नूर किसी से खड़ी बात कर रही थी, जबकि अलमीर की नजरों का मरकज बनी हुई थी। वो संजीदा चेहरा लिए उसे देख रहा था, जबकि नूर ने अब तक उसको पलट कर नहीं देखा था। मान, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें शायद घर चलना चाहिए अब। नूर हल्की आवाज में जरमान से बोली, जो खुद भी नूर का चेहरा कब से देख रहा था। जिस आंख से वो उसे देखता था वो फौरन समझ गया था कि कोई मसला है। जो हुक्म सनशाइन, तुम मिस्टर यारम से मिल लो, हम घर चलते हैं, जरमान ने उसे संजीदा लहजे में कहा। तो वो सरस बात में हिलाते पलट गई, जबकि चेहरे के तासरात बिल्कुल स्पाट थे। दूर से उसे यारम आता नजर आया तो वो मजबूत कदम उठाती उस तक पहुंची, जबकि अलमीर तो चेयर पर आराम से बैठा अपनी हाला यूसुफ को दिख रहा था। शायद थोड़ा कॉन्फिडेंट उसमें आ ही गया था, जबकि चश्मे की जगह लेंस यूज किए गए थे। वैसे चश्मा भी तुम पर बुरा नहीं लगता था हाला यूसुफ, वो मिनमिनाता खुद से कहते उसे दिख रहा था, जो दूर खड़ी यारम से कुछ बात कर रही थी, जिस पर यारम ने सरस बात में हिलाया। और फिर मान भी यारम से मिला। मीर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कब से इधर बैठे हो? जावियार उसके करीब आते बोला तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम्हारी वो अजूबा कहाँ गई जो तुम कब से मुझ पर नजर रखे हुए हो? अलमीर ने बेजारियत भरे लहजे में कहा, और फिर पलट कर देखा तो हाला यूसुफ अब कहीं भी नहीं थी। उसे गुस्सा आया था इस वक्त जावियार पर। बिहेव मीर, हम दोनों शादी करने वाले हैं, और उसके बाद मैं तुम्हें उसको इन अजीब नामों से पुकारते हुए ना देखूं। तुम और उस लड़की में कोई फर्क नहीं है। लोगों के उल्टे सीधे नामों से पुकार कर तुम लोगों को कौन सी खुशी मिलती है? जावियार ने हानम को सोचते हुए कहा तो अलमीर मुस्कुराया। अरे हाँ, प्रीटी हानम नजर नहीं आई, अभी तक कहाँ गई है वो? मैं उससे मिला ही नहीं। अलमीर इधर उधर नजरें घुमाते उसे ढूंढने की अंदाज में बोला। तो जावियार ने कोफ से आंखें घुमाई। उसकी होने वाली बीवी अजूबा, जबकि जो असल में अजूबा है वो प्रीटी हानम।
जावियार ने गुस्से से उसके कंधे पे हाथ मारा तो वो होंठ गोल करता उसे देखने लगा। क्या हो गया है? पार्टी में है हम, हर जगह अपना प्यार निछावर करना जरूरी है क्या? अलमीर ने माथे पर बल डाले कहा। देखो मीर, सुधर जाओ। जावियार ने उंगली उठाते कहा तो अलमीर ने नाक से मक्खी उड़ाई। हाँ यार ठीक है, लेकिन परीटी हानम गई तो नहीं? फिर कहाँ है उसका भाई? तो वो खड़ा। अलमीर ने दूर जैद को खड़े देखकर बोला। वो उसके पैर में कांच लग गया, उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है हर वक्त। अब गेस्ट रूम में लेटी आराम कर रही है। जावियार ने सर झटकते हुए कहा। ओहो, हटो मैं मिलकर आता हूँ। अलमीर चेयर से उठ खड़ा हुआ तो जावियार ने माथे पर बल डाले। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? जावियार ने मशूक लहजे से कहा। उसे पसंद नहीं आई थी अलमीर की फिक्र। अरे यार, उसने हमारी दादू की जान बचाई थी, हम उसकी जरा सी हेल्प नहीं कर सकते क्या? और देखो आपस की बात है, वो लड़की मुझे अच्छी लगी है बहुत। अलमीर ने संजीदा लहजे में जावियार से कहा। तो अच्छी लगती है? जुमले पर जावियार ने उसे घूरा। अरे मेरा मतलब लड़की का नेचर अच्छा है यार, और तुम भी जरा तमीज से रहा करो। बहुत बदतमीजी की है तुमने कल से उससे। जियान और दादो तुमसे कल से इसलिए सही से बात नहीं करे कि तुमने उनकी फेवरेट लड़की को बातें सुनाई थी। तो बेटा तुम रखो बिहेव, दूसरों को तमीज के दर्स देते फिरते हो खड़ूस आदमी। अलमीर ने उसका कंधा थपथपाते कहा तो जावियार उसका हाथ झटकते वहां से चला गया। 1-2 मिनट में उसके दिमाग के तारों में शॉर्ट सर्किट्स होते रहते हैं। अजीब आदमी। अलमीर ने सर नफी में हिलाते हुए कहा और गेस्ट रूम की तरफ चल दिया। अरे परीटी हानम, क्या हुआ तुम्हें? मैंने सुना है तुम्हारा पैर जख्मी हो गया। कौन सा गेम खेल रही थी मेरे बगैर? अलमीर कमरे में रखे सोफे पर बैठते बोला तो वो मुस्कुराई। वो असल में एक अजीब सी लड़की ने मेरे पैर पर गिलास गिरा दिया, वरना गेम खेल रही होती तो आपको जरूर बुलाती। हानम ने मुस्कुराते हुए कहा तो अलमीर के माथे पर बल पड़े। अजीब सी लड़की तो यहाँ एक ही थी, बस वो अजूबा। कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रही? अलमीर ने पुरसोच लहजे में कहा तो हानम नासमझी से उसे देखने लगी। इसे क्या पता था अलमीर अजूबा किसे कहता है? अरे मेरा मतलब है मलीशा, जावी डार्लिंग वाली मलीशा। अलमीर जावी डार्लिंग मलीशा की एक्टिंग करते बोला तो हानम बेसाख्ता हंसने लगी। हाँ हाँ बिल्कुल वही लड़की ऐसे ही बोल रही थी, जावी डार्लिंग। हानम तेजी से सर हिलाते हंसते हुए बोली और खुद भी मलीशा की नकल उतारते हुए आखिरी जुमला बोली तो अलमीर और हानम दोनों हंसने लगे। वो कौन थी? हानम ने अलमीर के दोस्ताना लहजे को महसूस करते पूछा, वरना इस रात अकड़ू से ये सवाल करने की उसकी हिम्मत भी ना होती। वो मेरे भाई की ना होने वाली बीवी है, जिसे लगता है कि वो उसकी होने वाली बीवी है। अलमीर ने गहरा मुस्कुराते कहा, जबकि उसकी बात को समझते हानम फिर हंसने लगी। जावियार सर उससे शादी करेंगे? मुझे तो काफी हैरानी हो रही है। जावियार सर की चॉइस को देखते हानम खासा हैरान लहजे में बोली। हाँ, पसंद वो उसे खुद भी नहीं है, 2 मिनट से ज्यादा उसके पास टिकता नहीं है, लेकिन वो अमीर है, अच्छे खासे खानदानी घर की लड़की है, तो बस ये देखते उसे शादी कर रहा है। उसे लगता है ऐसी लड़कियां बहुत लॉयल होती हैं। बेवकूफ खड़ूस। अलमीर ने सर झटकते कहा तो हानम भी संजीदा हुई। उसे याद था जावियार ने उसे गरीबी पर कितना जलील किया था और आज भी वो उसे इसी वजह से हकारत से देखता है। हानम ने हल्का सा सरनफी में हिलाते जावियार की सोच पर सर झटका था। चलो तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। हानम को ताकीद करते वो उठकर बाहर जा चुका था, जबकि हानम गहरी सोचों में गुम हो गई थी। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी थी। आली पीछे सीट पर लेटे सो चुका था, जबकि नूर ने भी सीट से टेक लगाए आंखें बंद कर रखी थी। बार बार माही की कॉल्स आ रही थी, लेकिन वो नहीं उठा रही थी, जबकि हर थोड़ी देर में जरमान नजर घुमाते उसी का चेहरा देख रहा था। यकीनन कोई तो बात थी। उसका मुरझाया चेहरा जरमान को खटक रहा था। पार्किंग में गाड़ी पार्क की तो नूर ने गाड़ी से कदम बाहर निकाला, जबकि जरमान ने भी पीछे सीट से आर्यान को गोद में उठाया और अपने फ्लैट की तरफ कदम बढ़ाए। नूर ने घर में कदम रखा तो माही आई। इतनी देर हो गई थी आपने हमारी कॉल भी रिसीव नहीं की। हम कितना परेशान हो रहे थे, नींद से हमारा बुरा हाल था, लेकिन फिर भी जाकर हम आपका इंतजार कर रहे थे। माही उसके आते ही शुरू हो चुकी थी, जबकि वो खामोश थी। जरमान भी नूर को ही देख रहा था। फिर आलियान को उठाए कमरे में ले गया और वहां उसके शूज वगैरह उतारते उसे लिटाते बाहर आ गया। माही तुम जाओ, आलियान के कपड़े चेंज करो और आराम करो। जरमान ने मुस्कुराते उसके सर पर हाथ रखा और एक नजर नूर को देखा, जो सोफे पर बैठी सामने लगी बॉल को घूर रही थी। वो किचन की तरफ बढ़ा और 2 कप चाय बनाते कप लिए उसके पास आकर बैठा। चाय जरमान ने कप उसके सामने किया तो वो होश में आते उसे देखने लगी और फिर देखते ही देखते उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसकी आंखों में आंसू देख जरमान बौखलाते दोनों कप टेबल पर रख दिया। हाले नूर, क्या हुआ यार? जरमान उसके करीब हुआ, लेकिन उसे हाथ नहीं लगाया, जबकि वो चाहता था वो उसका हाथ थामकर सहारा दे, जो बुरी तरह बिना आवाज के सिस्टियों से रो रही थी, लेकिन वो उसे कभी नहीं छूता था। हक ही नहीं था उसके पास कोई। मान वो आ गया, वो आ गया। नूर चेहरा हाथों में छुपाते रोते रोते बोली तो जरमान माथे पर बल डाले उसे देखे गया। खामोशी से रुकी धड़कनों से उसे जो खदशा लाक हुआ था वो उसकी शरियानों में शिद्दत से खून दौड़ा गया था। कौन? जरमान के पूछने पर नूर चेहरे से हाथ हटाते उसे देखे गई।
अलमीर वजाहत सिकंदर। नूर ने ये लफ्ज अदा करते आंखें सख्ती से मींची थीं, जबकि जरमान को लगा अब उसकी रगें फट जाएंगी। वो दांत पर दांत जमाए उसे देखने लगा, तो फिर जरमान ने उसका चेहरा देखते सवाल किया। धड़कनें रुक रुक कर अपना काम कर रही थीं। जरमान को डर था आगे के जुमले सुनते कहीं ये बंद ना हो जाएं। हम उनसे नफरत करते हैं, बहुत नफरत, शदीद नफरत। नूर नफरत से दबी दबी आवाज में चीखी। तो फिर क्यों रो रही हो? उसे तो आना था ही, फिर इस तरह रोने की वजह? जरमान ने दिल में छुपा सवाल किया तो नूर आंसू साफ कर गई। हाँ, हम जानते थे वो आएंगे, और हम ये भी जानते थे कि हम ऐसे ही रोएंगे जब वो वापस आएंगे। हमारा हर जख्म ताज़ा होगा, हम जानते थे। नूर ने नफरत से कहा तो जरमान पुरसोच लहजे में सर इस बात में हिला गया। हमने आपसे कहा भी था हमें यहाँ जॉब नहीं करनी, हम कहीं भी कर सकते थे, हम इन्हें कभी फेस नहीं करना चाहते थे। और वो एक बार फिर हमारे सामने आ खड़े हुए। वो अपना सर थामते हुए रोते हुए बोली तो जरमान उसके करीब हुआ और उसकी थोड़ी पकड़ते उसका झुका सर उठाया। तो नूर भीगी आंखों से उसे देखने लगी। जरमान को लगा ये आंसुओं से भरी आंखें उसका दिल चीर देंगी। वो लड़की मासूमियत का पैकर थी। उसे नफरत सी हुई थी अलमीर वजाहत सिकंदर से। तुम कमजोर नहीं हो सनशाइन, तुमने जो सहा है अगर कोई और सहता तो दम घुटकर मर जाता। तुमने जो बर्दाश्त किया है अगर कोई कर लेता तो आखिर में हराम मौत को गले लगा लेता। लेकिन तुम मजबूत थी, तुम कमजोर नहीं थी। तुम नूर हो, वो कमजोर खाला मर चुकी है। जो तुम हो वो कोई और नहीं हो सकता। जरमान ने उसकी आंखों में देख संजीदा लहजे में कहा तो नूर उसे देखे गई। ये शख्स उसे हमेशा मजबूत करता था। जब भी वो टूटकर बिखरने लगती थी वो उसे सहारा देता था। वो अगर आ गया है तो वो क्या कर लेगा? उसने जो करना था वो कर चुका है 5 साल पहले, और अब वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो वही नूर रहो जो तुम हो। वापस उस हाला को जन्म मत देना खुद में। जरमान ने शहादत की उंगली से उसका चेहरा छूते उसके आंसुओं को चेहरे से मिटाया था कि हाला रोते रोते सर इस बात में हिला गई, और फिर देखते ही देखते वो सोफे की पुष्ट पर सर गिराते आंखें बंद कर गई। जरमान उसके चेहरे को देखे गया था। आंसुओं के मीठे मीठे निशानात चेहरे पर टिके थे। आंखों के पपोटे फूल चुके थे। ये लड़की इतनी नाजुक थी कि अगर वो रोती थी तो उसे देख जरमान का दिल हलक में आ जाया करता था। वो यूं ही बैठा बैठा कई लम्हे उसे देखते रह गया, जो शायद रोते रोते अब सो चुकी थी। तुम बहुत हसीन हो सनशाइन, जरमान ने सरगोशी नुमा लहजे में कहा और उसकी लटों को एहतियात से उसके चेहरे से हटाया, ऐसे जैसे उसकी उंगलियों का लम्स भी उसकी नींद से ना जगा दे। मेरे अख्तियार में अगर हो तो तुम्हें गले लगाकर चारों तरफ अपनी मोहब्बत के हिसार की लकीरें खींच दूं कि कोई दुख तुम्हें छू ना सके, कोई गम तुम्हें कभी ना सताए, कि तुम्हारे सारे ख्वाब हकीकत में बदल सकूं, कि मैं हमेशा सुबह शाम तुम्हें अपनी मोहब्बत से सजा सकूं। वो फिर सरगोशी में उसके चेहरे को देखते बोला, जिस नज़र से मैं तुम्हें देखता हूँ मैं कभी नहीं चाहता कोई तुम्हें इस नज़र से देखे। मेरी नज़र में तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, सबसे ज़्यादा सादा और सबसे हसीन। वो अपनी आंखों में उसके लिए जितनी इज्जत और जितनी मोहब्बत रखता था, हर वक्त ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो उसकी आंखों से आज तक जान ना सकी हो कि वो मर मिटा है उस लड़की पर। लेकिन शायद वो भी जानकर अनजान बनी फिरती थी, या फिर वो वाकई उस लड़के की दिल की बात से नावाकिफ थी। कौन जानता था। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को इतनी हसीन लगो जितनी मुझे लगती हो। काश तुम मेरी नजरों में इस इज्जत और इस मोहब्बत को देख सको। काश तुम मुझ पर एक बार भरोसा करके मुझे सौंप दो, मैं तुम पर एक आंच भी ना आने दूं, तुम्हें इतना संभाल कर रखूं। वो सरगोशी नुमा आवाज में कहते कोई दीवाना लग रहा था। हाला नूर का अगर तुम मुझे मिल जाओ तो मैं इन सबको बताऊं कि देखो किसी नेमत की कदर कैसे की जाती है। वो उसे नम आंखों से देखे गया कि शायद वो नींद से उठकर उसे ऐसे देख ले और उस पर तरस खाकर कह दे कि सलमान खान हाला नूर तुम्हारी हुई। लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। इस जवान मर्द की आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन वो गहरा सांस लेकर नजरें फेर कर अपनी आंखें पहुंच गया। फिर पलटकर एक नजर उसे देखा जो सुकून से आंखें बंद किए सो रही थी। वो नजरें फेरते लाउंज की लाइट्स ऑफ करते मेन गेट से बाहर निकलते सामने अपने अपार्टमेंट में चला गया। पता नहीं उसकी नसीब में क्या लिखा था, लेकिन इतना वो जानता था कि ना वो हाला से कभी अपने दिल की बात कहेगा और ना उसका दोषी से मान उठने देगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि हाला यूसुफ उस पर बेहद भरोसा करती है और इतनी ही नफरत वो लफ्ज मोहब्बत से करती है, और वो इस दुखों की मारी लड़की को मजीद कोई दुख नहीं दे सकता था। यारम उसे घर छोड़ने आया था। गाड़ी से उतरते जैद ने एक तरफ से हानम का हाथ पकड़ा, दूसरी तरफ से यारम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एहतियात से ऐसा ऐसा घर तक लेकर आए। यारम भाई आप चले जाएं, मैं चली जाऊंगी अंदर, आप पहले ही मेरी वजह से इतना परेशान हो गए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हानम ने परेशान लहजे में कहा। दरअसल परेशान वो इस बात पर थी कि आलिया फूफो यारम के सामने किसी किस्म की बदतमीजी करना शुरू ना कर दें। नहीं हानी, मैं यहाँ तक छोड़ने आया हूँ, अंदर भी छोड़ आऊंगा, और मैं कोई परेशान नहीं हुआ, बल्कि मेरी तरफ से माजरत, मेरी पार्टी में तुम्हें चोट आ गई, आई एम सॉरी, यारम ने शर्मिंदा लहजे में कहा। तो हानम माथे पर बल डाले नफी में सर हिलाने लगी और इतने में ही फूफो आलिया ने दरवाजा खोल दिया। आलिया फूफो जो कब से परेशान थी कि ये लड़की और जैद आज
तक कभी ऐसे गायब नहीं हुए थे और ना ही जब कहीं जाते थे तो इतना लेट आते थे। वो तो ये सोच रही थी कि हानम जैद को लेकर भाग गई, लेकिन इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की इतनी हिम्मत वाली भी हो सकती। आखिर वो किसी के बलबूते पे भाग सकती है घर से। ये सब बातें आलिया फूफो सोच रही थी। जब दरवाजा बजा तो वो जल्दी से उठते बाहर को भागी। दरवाजा खोलते सामने नजर पड़ी तो इतने सालों बाद यारम को देख वो हैरान होने लगी और उसके हाथ में यारम का हाथ देख वो अबरू उठाते तंजिया हानम को घूरने लगी। आ गई महारानी गुलछड़े उड़ाकर, और आज तो भाई को भी साथ लेकर आ गई थी, ऊपर से इसे भी साथ ले आई। यारम घर में कदम रखने ही लगा था जब फूफो ने अपने मुंह से जहर उगला, जिसे सुनकर यारम हैरानी से उनकी जुबान देखने लगा। इतने गलत अल्फाज वो हानम के बारे में कैसे कह सकती थी। यारम को लगा उसके दिमाग की रगें गुस्से से फट जाएंगी। और तुम भाई, तुम कहां से आ गए इतने सालों बाद? उसके हाथों में हाथ डाले। अरे शर्म ना आई तुम्हें इस तरह गैर लड़की के हाथ में हाथ डाले घर में घुसते हुए, और वो भी इतनी रात गए। अब की बार फूफो का निशाना यारम था। उनकी बातें सुन यारम की आंखें गुस्से की शिद्दत से लाल हुई थीं। वो अच्छी तरह से जानती थी यारम और हानम के रिश्ते को, फिर वो इस तरह की बात कैसे कर सकती थी। फूफो खामोश हो जाएं, क्या बोले जा रही हैं आप? मेरे पैर में कांच लगा है, यारम भाई मुझे घर तक छोड़ने आए हैं, हानम दबे दबे गुस्से में बोली, जबकि यारम का बस नहीं चल रहा था सामने खड़ी औरत का अपने हाथों से गला दबा दे। हाँ तो अपनी माँ की तरह रंगरलियां मनाने जाएगी तू। आलिया फूफो ने इतना ही कहा था कि यारम गुस्से से धाड़ा, बकवास बंद करें अपनी। यारम की धाड़ सुनते फूफो दरवाजे से 3 कदम दूर हुई डर कर, जबकि यारम के हाथ में कैद हानम का हाथ भी कपकपाया था। आपको पता भी है आप अपनी इस जुबान से क्या कह रही हैं? आपको शर्म नहीं आती किसी पर बहतान लगाते हुए? यारम की धाड़ इतनी तेज थी कि फूफो की आवाज उनके हलक में दब गई थी, जबकि जैद भी डरा सहमा एक तरफ खड़ा हो गया था। हानम की आंख से आंसू एक के बाद एक गिर रहे थे। वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई थी। उसने सब तसव्वुर किया था आलिया फूफो से, लेकिन ये सब उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। बहन है वो मेरी, बचपन से इन्हीं हाथों में पली बढ़ी है। आप कैसे इस तरह की बकवास कर सकती हैं, सब जानते हुए भी? यारम की धार सुनते आलिया फूफो भी शर्मिंदा हुई थी। वो जानती थी यारम उसे अपनी बहन मानता है, लेकिन अपना गुस्सा इस लड़की पर भी तो उतारना था। वो इन्हें बिना बताए इतने वक्त तक गायब थी। देखो यारम, ये आवारा लड़कियों के चौंचले होते हैं, आधी आधी रात को गायब रहना, और हम एक मौजिज लोगों के बीच में रहते हैं। ऐसे अच्छा नहीं लगता शरीफ घर की लड़कियां आधी आधी रात को घर आएं। तो मैं तो बस इसकी फिक्र में कह रही थी। वो आलिया फूफो यारम के रोब और गुस्से को देखकर इस बार इज्जत और तमीज के दायरे में रहकर बोली थी। यारम भाई रहने दें आप, मैं मैनेज कर लूंगी, काफी रात हो गई है, हानम ने बात संभालते हुए कहा, जबकि यारम का बस नहीं चल रहा था। हानम और जैद को यहाँ 1 मिनट ना रुकने दे। यारम ने आंखें बंद करके खुद को कंट्रोल किया और हानम की तरफ देखा। देखो हानी, कोई परेशानी हो या कोई कुछ कहे तो तुम फौरन मुझे बताओगी। यारम ने खा जाने वाली नजरों से फूफो को एक नजर देखा और कहा तो आलिया फूफो ने थूक निकला। जी भाई आप परेशान नहीं हो, कल मिलते हैं ऑफिस में। हानम ने बामुश्किल मुस्कुराते कहा, नहीं तुम आराम करो, कल मत आना ऑफिस। यारम ने इस बार नरम लहजे में कहा, नहीं भाई अगर मुझे तकलीफ ना हुई तो मैं आ जाऊंगी। हानम के कहने पर यारम ने सर अस्बात में हिलाया और उसके सर पर हाथ रखते जैद के बाल बिगाड़ते एक गुस्से भरी नजर आलिया फूफो पर डालता चला गया था, जबकि आलिया फूफो के जिस्म से सन्नाटे निकलने लगे थे। ये ऐसा तो नहीं था इतना गुस्सा करने वाला, बल्कि ये तो बहुत नरम मिजाज इंसान था। आलिया फूफो ने खुद से बातें करते कहा तो हानम जो अपने कमरे में जा रही थी रुक कर इन्हें देखने लगी। आपने अपनी बातें देखी हैं कितनी घटिया होती हैं? ऐसी बातें सुनकर मुर्दा भी बोल उठे। हानम गुस्से में कहते अपने कमरे में चली गई थी, जबकि फूफो का बस नहीं चला था इस लड़की के कुछ सर पर दे मारे। वो भी बुड़बुड़ाती अपने कमरे में चली गई थी। वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद था, रोलिंग चेयर पर बैठा, लाइट्स ऑफ किए, आंखें बंद किए धीरे धीरे झूल रहा था। जहन की डोरियां 5 साल से बस इन्हीं लफ्जों में अटकी थीं जो उसने इस दिन कहे थे हाला यूसुफ से। हाला यूसुफ की यूनिवर्सिटी से जाने के बाद अपने दिल की मानते कदम उठाते इस तरफ आया था जहां वो रोते रोते गिर गई थी। वहीं इस जगह अलमीर भी आया था जब वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसे हाला यूसुफ का ब्रेसलेट पड़ा मिला था। ये ब्रेसलेट तो हमेशा उसने हाला यूसुफ के हाथ में देखा था। अलमीर ने वो ब्रेसलेट उठाते जेब में रख लिया था और इस दिन से लेकर आज तक वो ब्रेसलेट अपने साथ ही रखता था। वो खुद भी नहीं जानता तो वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन उसे कभी ये याद नहीं पड़ा था कि इस ब्रेसलेट को उसने खुद से कभी दूर किया हो। वो हमेशा उसके वॉलेट में या फिर उसकी जेब में होता था। अभी रोलिंग चेयर पर आंखें बंद किए धीरे धीरे झूलते वो अपनी मुट्ठी में इस ब्रेसलेट को कैद किए हुए था। आप ऐसे मत कहें प्लीज, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे, हम सच कह रहे हैं। जहन के पर्दों पर ये अल्फाज गूंजे तो अलमीर ने झटके से अपनी आंखें खोली थीं। हम सामने हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप प्लीज हमारे साथ ये मत करें। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप तो बहुत अच्छे इंसान थे ना। नजरों के सामने वही रोता हुआ चेहरा, वही तड़प दिखी थी, जबकि लफ्ज कानों में हथौड़ों की तरह पड़ रहे थे कि अलमीर ने घबराते अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा। आज इन लफ्जों की तकलीफ उस दिन से ज्यादा महसूस हुई थी अलमीर वजाहत सिकंदर को।
وہ समझ नहीं पा रहा था अपनी कैफियत, लेकिन उसे ये अंदाजा हो रहा था कि उसने जो हाला यूसुफ के साथ किया था वो ठीक नहीं था। आंखें खोलते वो इस ब्रेसलेट को हाथ में थाम गया था। मुझे यकीन है हाला यूसुफ आज भी वैसी ही होगी। वो अपना पहनावा बदल सकती है, लेकिन अपनी आदत। ये कहते अलमीर मसरूर सा मुस्कुराया था। तुम्हारा वो डरना, घबराना, शर्माना, मेरा नाम कहते लड़खड़ाना, नजरें झुकाना। उफ हाला यूसुफ, तुम कोई नशा थी शायद। वो 5 सालों से मेरे सर पर सवार थी और अब सामने आकर तुमने मेरे मेरे नशे को बढ़ावा दिया है, और कुछ नहीं। वो मुस्कुराते हुए लफ्ज अदा कर रहा था, इस बात से अनजान कि वो तबाही की दहलीज पर कदम रखने जा रहा है और आज के बाद आने वाला हर दिन उसे हाला यूसुफ के दुखों का हर्जाना भरना होगा। वो मुस्कुराता इस ब्रेसलेट पर होंठ रखते आंखें बंद कर गया था।